नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले हमने शमशेर बहादुर सिंह द्वारा कृत जो कविता की थी उषा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बादल राग कविता। इस कविता को एक मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने रचित किया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उनका कवि परिचय। महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल राज्य के महिसादल नामक रियासत के मेदिनीपुर ज़िले में हुआ था। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक नहीं प्राप्त की, परंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। पिता की मृत्यु के बाद ये रियासत की पुलिस में भर्ती हो गए। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 1918 में पत्नी के देहांत का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक संकटों, संघर्षों व जीवन के यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। ये रामकृष्ण मिशन, अद्वैत आश्रम, बल्लूर मठ में चले गए। वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन भी किया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया। इसके बाद ये टूट गए तथा इनका शरीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। 15 अक्टूबर 1961 को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें मूंद ली। तो आइए देखते हैं निराला जी की द्वारा रचित जो है वो रचनाएं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न एवं प्रखर साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनके जो काव्य संग्रह है ना वो है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकरमुता, आणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना इत्यादि। उपन्यास है इनका अलका, अप्सरा, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे आदि। इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे और कहानियों में इन्होंने विद्यार्थियों सामाजिक परिवेश का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। छोटे छोटे पात्र इन्होंने अपने करीबी परिवेश से लिए हैं। कहानी संग्रह लिली, सखी, चातुरी चमार, अपने घर। इनकी चातुरी चमार जो कहानी है बड़ी प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इस कहानी में निराला जी ने गरीबी का बड़ा ही सहजता के साथ गंभीर भाव में वर्णन किया है। निबंध, प्रबंध, पद्य, प्रबंध, प्रतिभा, चाबुक आदि। नाटक, समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। और इन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया। आनंद मठ, कपाल कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, रजनी देवी चौधरानी। इनके रेखा चित्र हैं कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया। तो कुल्ली भाट भी इनका बड़ा मशहूर हुआ है। संपादन, समन्वय पत्र तथा मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। काव्यगत विशेषताएं, निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। यानी कविताओं में जो छायावाद था ना विद्यार्थियों, छायावाद निराला जी से ही आरंभ माना जाता है। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद
तीनों तरह की विशेषताएं हैं वो मिलती हैं। ये एक और कबीर की परंपरा से जुड़े हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी हैं। इनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बांधे नहीं बंध पाता। उनका यह निर्बध और उदात्त होता भी महान काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फ़र्क नहीं रखता। वे आपस में घुले मिले हैं। उनकी कविता उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है। भाषा शैली निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावलीयुक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बांग्ला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में संगीतात्मकता और गीतात्मकता का गुण भी पाया जाता है। प्रगतिवाद की भाषा सरल, सहज तथा बोधगम्य है। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्द भी इस तरह प्रयुक्त हुए हैं मानो हिंदी के ही हैं। तो ये हमने देखा विद्यार्थियों, निराला जी का कवि परिचय। ये महत्वपूर्ण भी है, परीक्षा में कई बार आ जाता है। विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत स्वागत है। आप अपना दुलार, प्रेम मुझ पे इसी तरह से लौटाते रहिए। आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप मुझे निरंतर नई ऊर्जा दीजिएगा ताकि मैं आपका पूरा सिलेबस समय रहते आपको करवा पाऊँ। तो आइए विद्यार्थियों, अब पढ़ते हैं कविता का प्रतिपाद्य या सार। बादल राग कविता अनामिका काव्य से ली गई है। निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है, क्योंकि बादल के भीतर सर्जन और ध्वंस की सर्जन होता है भाई निर्माण करना, ध्वंस होता है मिटाना, ढहाना की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, जो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति का दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है। इसलिए किसान और उनके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला करके बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। आइए अब देखते हैं कविता का सार। कवि बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र पर तैरते हुए क्षणिक सुखों पर दुखों की छाया है, जो संसार भर या धरती की जलती हुई छाती की मानी छाया करके उसे शांति प्रदान करने के लिए आए हैं। बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि में वे नौका के समान लगते हैं। बादल की गर्जना को सुनकर के धरती के अंदर सोए हुए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर उठा करके देखने लगते हैं। उनमें भी धरती के भीतर आने की आशा जागती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगते हैं मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धराशायी हो गए हों और उनके शरीर अक्षत विक्षत कमज़ोर हो गए हों। कवि कहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिल डुल करके हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते प्रतीत होते हैं। कवि बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों का गर्जन किसान व मजदूरों के नवनिर्माण की प्रेरणा देता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होता है। बादल आतंक के भवन जैसे हैं, जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं। बुराई रूपी कीचड़ के सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाला कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ व निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। अमीर अधिक संपत्ति इकट्ठी करके भी असंतुष्ट रहते हैं और अपनी प्रियतमाओं से लिपटने के बावजूद भी क्रांति की आशंका से
कांपते हैं। कवि कहता है कि कमज़ोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर के बुलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिंदा हैं, बादल ही क्रांति के करके शोषण को समाप्त कर सकता है। तो ये हमने देखा इस कविता का सार। देखिए अब इस कविता में जो कठिन शब्द हैं उनको देखते हैं। तीरती तैरती है, समीर सागर वायु रूपी समुद्र, अस्थिर क्षणिक चंचल, दग्ध जला हुआ, निर्दय बेदर्द, विपल्लव विनाश, प्लावित बाढ़ से ग्रस्त, रणतरी युद्ध की नौका, माया खेल, आकांक्षा कामना, भेरी नगाड़ा, सजग जागरूक, सुप्त सोया हुआ, अंकुर बीज से निकला हुआ नन्हा पौधा, उर हृदय ताकत उपेक्षा से एक तक देखना, वर्षण बारिश मूसलाधार जोरों की बारिश, हृदय थामना, भयभीत होना, घोर भयंकर, वज्र मन हुंकार या वज्रपात के समान भयंकर आवाज़, असनीपात बिजली गिरना, शापित श्राप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, सत सैकड़ों अक्षत यानी विक्षिप्त घायल, हत मारे गए, अचल पर्वत, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाले, स्पर्धा धीर आगे बढ़ने की होड़ करने हेतु बहुत बेचैनी, लघु बार हल्के, सस्य हरियाली, अपार बहुत, रव माने शोर, वज्रपात के समान भयंकर आवाज़, असनीपात बिजली गिरना, शापित श्राप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, सत सैकड़ों क्षिप्त घायल, हत मरे हुए, अचल पर्वत, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाले, स्पर्धा धीर आगे की होड़ में करने हेतु बेचैनी, लघु बार हल्के, सस्य हरियाली, अपार बहुत और रव माने शोर, अट्टालिका अटारी महल, आतंक भवन भय का निवास, यक कीचड़, प्लावन बाढ़, क्षुद्र तुच्छ, प्रफुल्ल खिला हुआ प्रसन्न, जलज कमल, नीर पानी, सुख शोक दुख, शैशव बचपन, सुकुमार कोमल, रुद्ध रुका हुआ, कोश खजाना, शुद्ध क्रोधित, तोष शांति, अंगना पत्नी, अंग शरीर, अंक गोद, वज्र गर्जन वज्र के समान गर्जना, त्रस्त भयभीत, जीर्ण पुरानी, स्थिल पुरानी और स्थिल, बाहु ये बहु नहीं बाहु भुजा, शीर्ण कमजोर, कृषक किसान, अधीर व्याकुल, विपल्लव विनाश, सार प्राण, हाड़ मात्र केवल हड्डियों का ढांचा, और यायावर नहीं भाई, यायावर है ये होता है समुद्र। तो आइए देखते हैं अब विद्यार्थियों इसका जो है वो सरलार्थ। तो जैसा कि प्रसंग हम बोलते हैं, प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता बादल राग से अवतरित की गई हैं, और इनके जो कृतिकार हैं, रचयिता हैं, वो हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनको महामानव की उपाधि से भी नवाजा गया है। तीरती है, तो यहाँ जो कवि ने बताया है कि बादल संसार के दुखों से पीड़ित हृदय पर एक क्रूर विनाशकारी क्रीड़ा करने जा रहे हैं। भाव यह है कि संसार के प्राणी शोषण और अभाव के कारण अत्यधिक दुखी हैं। बादल क्रांति का दूत बनकर के उनके दुखों को नष्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ कवि कहता है भाई, बादल को संबोधित करते हुए, तीरती है समीर सागर पर, तीरती है फैली हुई है, समीर वायु यानी चल रही है वायु, सागर के ऊपर, ऐसी थर सुख पर दुख की छाया। कवि कहता है कि हे विनाशकारी बादल, तुम्हारी यह युद्ध रूपी नौका असंख्य संभावनाओं से भरी हुई है कि तीरती है समीर सागर पर। कवि कहता है कि वायु के रूप में समुद्र पर मंडरा रहे हैं, जो बादल हैं वायु के रूप में समुद्र पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार उमड़ करके सागर पर छाए हुए हैं जैसे क्षणिक सुखों, ऐसी थर सुख पर दुख की छाया। क्षणिक सुखों पर दुखों की मंडराती छाया रहती है। ये बादल संसार के दुखों से पीड़ित हृदय पर एक क्रूर विनाशकारी क्रीड़ा करने जा रहे हैं, यानी निर्दयी विपल्लव की प्लावित माया। निर्दयी बादल को यहाँ निर्दयी कहा गया है। तो कहा गया है कि
ये बादल है ना, संसार के दुखों से पीड़ित हृदय पर एक बहुत ही क्रूर और विनाशकारी खेल है ना, वो खेलने जा रहे हैं, क्रीड़ा करने जा रहे हैं। भाव यह है कि संसार के प्राणी शोषण और अभाव के कारण अत्यधिक दुखी हैं। बादल क्रांति का दूत बन करके उनके दुखों को दूर करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ कवि बादल को जो है ना संबोधित करते हुए आगे कहता है कि यह रणतरी भरी आकांक्षाओं से, यह रणतरी तुम्हारी युद्ध रूपी जो नौका है ना, असंख्य संभावनाओं से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। घन भेरी, घन मतलब बादलों की घन घोर गर्जना से क्रांति उत्पन्न कर सकते हैं। सुप्त अंकुर, जो पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए अंकुर हैं, उनमें नवजीवन की आशा लिए हुए वे अपने सिर को ऊपर उठा रहे हैं। यानी उर में पृथ्वी के, जो पृथ्वी के हृदय में हैं, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विपल्लव के बादल। यह विपल्लव के बादल, क्रांति के बादल, कि ए विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांति वर्षा ही पृथ्वी में दबे हुए अंकुरों को नया जो है ना जीवन प्रदान कर सकती है। तो यहाँ बादल मूसलाधार बरसात का एक तरह से क्रांति का प्रतीक माना जाता है कि जैसे ही बादल है ना वो पृथ्वी पर मूसलाधार बरसात करेंगे तो जो सोए हुए जो सुप्त अंकुर है ना, वो अपना सिर है ना वो ऊंचा उठा करके बादलों की तरफ देखेंगे। यानी क्रांति से ही समाज के शोषित, पीड़ित और दलितों का उद्धार है ना वो हो सकता है और पूंजीपतियों का विनाश हो सकता है। अतः सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कवि ने बादलों को विप्लवकारी योद्धा के रूप में चित्रित किया है भाई। कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है भाई। छायावादी कविता होने के कारण इस कविता में लाक्षणिक पदावली का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। समीर सागर, रणतरी और विप्लव के बादल या दुख की छाया में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अन्यत्र अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा जो कवि की है ना वो संस्कृत निष्ठ है भाई। तत्सम शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। शब्द चयन और भाव अभिव्यक्ति जो है ना बड़ी ही सटीक है। अंकुरों द्वारा सिर ऊंचा करके बादलों को की ओर ताकने से दृश्य बिंब की सुंदर योजना है ना वो देखी जा सकती है। इस कविता में मुक्त छंद का ना सफल प्रयोग कवि ने किया है। तो आइए इस पद्यांश में जो मुख्य एक एक अंक के जो प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, कवि किसका आह्वान करता है और क्यों? तो कवि बादल का आह्वान करता है। कवि बादल का आह्वान करता है क्योंकि उसे क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल बरसने से आम जनता को राहत मिलती है तथा बिजली गिरने से विशिष्ट जो है ना वर्ग खत्म हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, यह रणनीति की भरी आकांक्षाओं से का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार युद्ध के लिए प्रयोग की जाने वाली नाव विभिन्न हथियारों से सज्जित होती है, उसी प्रकार बादलों की युद्ध रूपी नाव में जन साधारण की इच्छाएं या मनोवांछित वस्तुएं भरी हैं जो बादलों के बरसने पर पूरी होंगी। अगला प्रश्न है, अशिथर सुख पर दुख की छाया पंक्ति का अर्थ बताइए। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जिस प्रकार वायु अशिथर है, बादल स्थायी हैं, उसी प्रकार मानव जीवन में सुख अशिथर होते हैं तथा दुख हमेशा स्थायी होते हैं। अगला जो लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी में सोए हुए अंकुरों पर बादलों की गर्जना का प्रभाव पड़ता है। गर्जना सुनकर वे नया जीवन पाने की आशा से अपने सिर को ऊंचा करके प्रसन्नचित होने लगते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं अगला पद्य
यहाँ कवि कहता है फिर बार बार, गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। तो यहाँ कवि है वो कहता है कि हे बादल, तुम्हारे बार बार गरजने से और मूसलाधार बरसात करने से सारा संसार डर के कारण अपने हृदय को थामे हुए रहता है। कहने का भाव यह है कि क्रांति का शव सुनकर के लोग आतंकित हो उठते हैं। कवि फिर से कहता है कि बादलों के भयंकर वज्रपात से उन्नति की चोटी पर पहुँचे सैकड़ों योद्धा और पूंजीपति पराजित होकर के धूल चाटने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विपल्लव रव के से छोटे ही शोभा पाते। अब यहाँ कवि ने बताया है भी जो आकाश को छूने की होड़ लगाने वाले ऊंचे ऊंचे स्थिर पर्वत भी बादलों की जब बादलों का वज्रपात होता है ना, तो वे घायल होकर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं भाई। यानी जब क्रांति होती है तो क्रांति के समय जो ताकतवर लोग हैं ना वो खंडित हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। उस समय ना बादलों की उस विनाश लीला में छोटे छोटे पौधे हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि विनाश से उन्हें जीवन मिलता है। वे हरे भरे होकर के लहलाने लगते हैं और जैसे आपस में हिल हिल किल किल आपस में है ना हाथ मिलाते हुए खिलखिलाते हुए एक दूसरे को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम्हारे और मानो कह रहे हैं तुझे बुलाते, विपल्लव रव में छोटे शोभा देने, मानो वे आपस में एक दूसरे को निमंत्रण देते हुए कहते हैं कि हे ए बादल, तुम्हारे कारण ही हमें नया जीवन में मिला है। ए क्रांति के विनाश से हमेशा छोटे गरीब लोगों का ही लाभ होता है। यानी कहने का भाव है जब क्रांति होती है तो गरीब और छोटे लोगों का ही हमेशा लाभ हुआ करता है। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न। इससे पहले इसकी कुछ विशेष चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ कवि ने बादल को क्रांति का प्रतीक सिद्ध किया है और उन्हें विपल्लव के वीर की संज्ञा दी है और प्रतीकात्मक शब्दावली अपनाते हुए क्रांति की भीषणता की ओर संकेत किया है। गर्जन, वज्र, हुंकार, छोटे पौधे, अचल आदि सभी प्रतीक इसमें लगाए गए हैं और पूरे पद में मानवीय गणालंकार का सफल प्रयोग है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है इसमें। हाथ हिलाते तुझे बुलाते गतिशील बिंब है भाई। यहाँ कवि ने संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है और शब्द चयन है ना भाव अनुकूल है, औज गुण विद्यमान है, छंद मुक्त का इसमें कवि ने प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं अब जल्दी जल्दी। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये कविता है बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इसमें से ज़रूर आता ही आता है। संसार के भयभीत होने का कारण क्या है? तो उत्तर है इसका, बादल भयंकर मूसलाधार बारिश करते हैं तथा वज्र के समान कठोर गर्जना करते हैं। इस भीषण गर्जना को सुनकर प्रलय की आशंका से संसार भयभीत हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्रांति की गर्जना पर कौन है? तो क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है और उन्हें उनका खोया हुआ अधिकार फिर से मिल जाता है। गगन स्पर्शी स्पर्धा के धीर कौन कौन से हैं भाई? तो गगन स्पर्शी स्पर्धा के धीर वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते हैं। वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ लगाए हुए रहते हैं। अगला प्रश्न है, लघु भार सस्य अपार किन के प्रतीक हैं? वे बादलों का स्वागत किस प्रकार करते हैं? तो भाई लघु भार वाले छोटे छोटे पौधे किसान मजदूर वर्ग के प्रतीक हैं। वे झूम झूम करके खुश होते हैं तथा हाथ हिला हिलाकर बादलों का स्वागत करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की ओर। तो विद्यार्थियों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, आप मेरे साथ बने रहें।
ये जो कविता है ये बादलों के माध्यम से समाज में जो है ना क्रांति है उसकी आवश्यकता होती है शोषित वर्ग का उद्धार करने के लिए। तो निराला ने बड़े ही एक अच्छे ढंग से इस कविता का चित्रण किया है। कह कि अट्टालिका नहीं रे नहीं है रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता है जल विपल्लव पलावन। अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन कि जिन अमीर लोगों ने, कवि कहता है जिन अमीर लोगों ने अपार धन संपत्ति इकट्ठी कर ली है और उनसे आलीशान चमकीले भवनों का निर्माण कर लिया है, वही भवन आज उनके लिए भवन न रह करके, महल न रह करके आतंक के भवन बन गए हैं। क्योंकि उन्हें अब वहाँ उन अपने महलों में रहने से भी डर लगता है, क्योंकि क्रांति के समय जो पूंजीपति वर्ग है उसका सबसे ज़्यादा ह्रास होता है, नुकसान होता है। और अब कहता है क्योंकि सदा पंख पर ही होता है जल विपल्लव प्लावन। तो कवि का कहने का भाव यह है कि हमेशा जो विपल्लव पलवन से कवि कहता है कि जो क्रांति होती है उस समय है ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें विनाश से, क्षुद्र फूल जलद से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। यहाँ देखिए कवि कहता है कि अट्टालिका नहीं है रे, आतंक भवन कि जो अमीरों ने आलीशान महल बना लिए हैं वो आज उनके लिए आतंक का भवन बन गए हैं। क्योंकि जो है ना प्रफुल्ल जो कमल है वो हमेशा किस में खिलता है, कीचड़ में ही हमेशा खिलता है। यानी बादलों की जो विनाश लीला है तो हमेशा कीचड़ में ही होती है। उसी बाढ़ और विनाश के दृश्य देखे जा सकते हैं। कवि के का कहने का भाव यह है कि रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, कि समाज के गरीब और शोषित लोग हैं वो क्रांति करते हैं और अमीर लोग हमेशा भय के कारण डरते हैं। गरीब लोगों को क्रांति से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वे तो हमेशा क्रांति के समय भी प्रफुल्लित हुए रहते हैं, प्रसन्नचित्त हुए रहते हैं। क्योंकि रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है। जो अमीर लोग हैं ना उन्होंने अपने खजानों में, पूंजीपतियों ने अपने खजाने ना धन से परिपूर्ण कर लिए हैं, अच्छी तरह से भर लिए हैं, सुरक्षित कर लिए हैं, शुद्ध तोष है। और जो गरीब लोग हैं उनका तोष, जो उनका संतोष है ना, वो उबलने को तैयार है। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा आतंकित रहते हैं और अंगना अंग से लपेटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, और वे अपनी प्रिय को, सुंदरी स्त्रियों को अंगों से लपेटे हुए हैं, लेकिन आतंक की गोद में भी वे कांप रहे हैं। क्योंकि धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नैन मुख ढाप रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाव यह है कि क्रांति से पूंजीपति लोग ही डरते हैं, गरीब लोग नहीं डरते हैं। और उन्होंने वो आंखें बंद किए हुए हैं और अपना मुंह छिपाए हुए हैं। त्रस्त नैन, यहाँ त्रस्त नैन किसका है? उन लोगों का जो अमीर लोग हैं, जिन्होंने खजाने भर लिए हैं, वो आतंक के कारण त्रस्त हैं, दुखी हैं, और मानो वे अपने मुख को ढांप रहे हैं। तो यहाँ इस कविता में, इस पद्य में कवि ने समाज के शोषकों के प्रति अपनी घृणा को व्यक्त किया है और शोषितों के प्रति सहानुभूति जताई है। भाई यहाँ कवि क्रांति के प्रभाव को दिखाने में सफल रहा है। प्रतीकात्मक शब्दावली का खुलकर कवि ने प्रयोग किया है। पंख निम्न वर्ग का प्रतीक है और जलज जो है वो धनी वर्ग का प्रतीक है। अनुप्रास और मैत्री तथा अपहुति अलंकारों का इसमें है ना प्रयोग किया है। तत्सम प्रधान साहित्यिक खड़ी बोली का कवि ने है ना इसमें प्रयोग किया है।
ओज गुण विद्यमान है और छंद मुक्त का इसमें प्रयोग किया है। इसमें कुछ प्रश्न हैं। पंख और अट्टालिका किसके प्रतीक हैं? तो पंख आम आदमी का प्रतीक है और अट्टालिका शोषक और पूंजीपतियों का प्रतीक है। शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता रहता है? तो शैशव का सुकुमार शरीर रोग और शोक में भी हमेशा हंसता रहता है। दूसरे शब्दों में निम्न वर्ग कष्ट में भी प्रसन्नचित्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, धनिक वर्ग, ये वर्ण की जगह वर्ग आएगा भाई। वर्ग के लोग किससे भयभीत हैं? वे भयभीत होने पर क्या कर रहे हैं? भाई ये जो है ना अमीर लोग, ये जो प्रश्न है ना कि धनिक वर्ग के लोग किससे भय, तो धनिक लोग है ना वो समाज के शोषित वर्ग से चिंतित हैं, भयभीत हैं और भयभीत होने के कारण वे अपने महलों में, अपने मकानों में अपनी पत्नी को अंक गोद में लिए हुए हैं और भयभीत हैं और दुखी होकर के वे अपने मुख को ढांप रहे हैं। कवि ने भय को कैसे वर्णित किया है? तो कवि ने बादलों की गर्जना से धनिकों की सुखी जिंदगी में खलल दिखाया है और वे सुख के क्षणों में भी भय से कांप रहे हैं। आगे कहता है कवि कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, क्योंकि विपल रोग में छोटे ही शोभा पाते मुख ढाप रहे हैं। अब जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विपल्लव के वीर। तो जीर्ण बाहु, शोषण के कारण जो गरीब लोग हैं ना उनकी भुजाएं मानो टूट गई हैं, उनका शरीर जर्जर हो गया है। यानी कि जो छोटे पौधे हैं ज़मीन के ऊपर, उन्हें जल की अत्यधिक ज़रूरत है। जल की कमी के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया है और वो अपना मुख ऊपर की तरफ किए हुए मानो आसमान से बरसात की जो पुकार है वो कर रहे हैं। तो यहाँ तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विपल्लव के वीर, ए क्रांति के बादल, तुझे जो किसान है वो बेचैन होकर के, अधीर होकर के बुला रहा है। क्यों? चूस लिया है उसका सार। जब बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है तो जो पौधे हैं उनका सारा सार यानी रस है वो समाप्त हो जाता है और जिसका के कारण उनका शरीर जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो यहाँ कवि ने जो क्रांतिकारी, जो समाज के पूंजीपति लोग हैं ना उनकी तरफ संकेत करते हुए कहा है कि पूंजीपति लोगों ने गरीब लोगों का जो रक्त है ना वो अच्छी तरह से चूस लिया है और इसी कारण जो धनी जो वर्ग है वो आतंकित है। धनी वज्र गगन से गर्जन से, ये है ना वज्र गर्जन आएगा भाई, धनी वज्र गर्जन से बादल, ए जीवन के प्रावार, हाड़ मात्र है आधार, ए जीवन के प्रावार। तो यहाँ कवि ने आज की पूंजीपति शोषक अर्थव्यवस्था से उनके खून और मांस को चूस लिया है। ए बादल, तुम तो जीवन के दाता हो, विशाल सागर के समान हो, तुम वर्षा करके ही ऐसी क्रांति पैदा कर दो जिससे किसान शोषण से मुक्त हो सके और सुखद जीवन यापन कर सके। तो यहाँ विपल्लव के वीर किसे कहा गया है और क्या आह्वान किया जा रहा है? कवि ने विपल्लव के वीर बादल को कहा गया है। बादल क्रांति का प्रतीक है। क्रांति द्वारा विषमता दूर करने तथा किसान मजदूर वर्ग का जीवन खुशहाल बनाने के लिए उसको बुलाया जा रहा है। किसान और मजदूर वर्ग की दुर्दशा
के कारण पूंजीपतियों द्वारा उनका न शोषण किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है, कवि ने किसकी दुर्दशा का वर्णन किया है? तो स्वाभाविक सी बात है, कवि ने भारतीय किसान की दुर्दशा का इसमें वर्णन किया है। भारतीय कृषक वर्ग की दुर्दशा के बारे में बताइए। तो भाई भारतीय कृषक वर्ग पूरी तरह से शोषित है, वह गरीब है, बेसहारा है, शोषकों से ने उसका जीवन की जो सारी सुविधाएं हैं वो छीन ली हैं और उनका जो शरीर है वो हड्डियों का मात्र एक ढांचा रह गया है। जीवन के प्रावार किसे कहा गया है और क्यों? यहाँ जीवन के बादल को कहा गया है। बादल वर्षा करके जीवन को बनाए रखते हैं, फसल उत्पन्न होती है तथा पानी की कमी दूर होती है। इसके अलावा क्रांति से शोषण समाप्त होता है और जीवन खुशहाल बनता है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार इस कविता का जो सारांश जो सार है वो देखा, पढ़ा। तो वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आता है बार बार देखिए। आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपका पूरा सिलेबस है वो क्रमवार करवा रहा हूँ, बिल्कुल क्रमवार, और समय रहते आपका सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।